हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसाइंस 2.0। आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो यूपी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में है। दोनों के सिलेबस में है तो हम दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अलग से हम नहीं पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम मेंडेलियन जेनेटिक्स क्लासिफिकेशन यानी क्लासिकल इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। यानी सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे और इसके अंदर जो हमारा मेंडलिज्म है इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन रेशियो, इसके अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। फिर लिंकेज क्रॉसिंग ओवर्स के बारे में है तो वो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा इसी में, यानी इसी में अगर हम देखें तो सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंकेज, इनहेरिटेंस के बारे में हम यानी कि जेनेटिक, क्रोमोसोमल एनवायरनमेंट एंड हार्मोनल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की स्टडी करेंगे। एंड देन हम सेक्स लिंकेज ट्रेट यानी सेक्स लिंकेज, सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट डिसऑर्डर लाइक हीमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस के बारे में स्टडी करेंगे। एंड देन हम साइटोजेनेटिक्स एंड क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर फंक्शंस की स्टडी करेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद हम क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में स्टडी करेंगे एंड पोलैरिटी चेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, फिर हम बात करेंगे जेनेटिक्स में ही है सब, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और अप्लाइड जेनेटिक्स। ये जो न्यू वाला सिलेबस आया है उसमें अप्लाइड जेनेटिक्स ऐड हुआ है, तो वो भी हमें स्टडी करेंगे पीजीटी में। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जीन कॉन्सेप्ट, इसमें देखो आपके सिट्रॉन, रकॉन, म्यूटॉन एंड स्प्लाइड जीन्स हैं। फिर म्यूटेशन एंड टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, कलर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशंस, फिजिकल एंड केमिकल म्यूटेशंस। फिर डीएनए में अगर आप रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन, लैक ऑफ प्रोन, इन सभी की स्टडी करेंगे। आप यहाँ पे जेनेटिक कोड नहीं देख रहे हो, लेकिन जेनेटिक कोड्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ओके, उसके बाद हम अप्लाइड जेनेटिक्स में क्या देखेंगे, यूजेनिक, ह्यूमन जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, यूजेनिक, यूफेनिक एंड जेनेटिक काउंसिलिंग। फिर बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करेंगे जेनेटिक्स, इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड टेक्नोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। तो अब हम इस पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। ओके, सारा का सारा जो हमारे इम्पोर्टेंट्स एग्जाम के लिए है। अब देखो सबसे पहले क्या हम देखते हैं, सबसे पहले हम तो यही देखते हैं कि हम उसके इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इन्हें आनुवंशिक जनक का यानी कि आनुवंशिक का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। इनका प्रयोग और समय 1856 से 1863, यानी 7 वर्ष तक उदयन पाइसम सेटिवम का संकरण यानी हार्बोडाइजेशन प्रयोग किए। किसने किया? मेंडल, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इनका प्रकाशन 1866 में एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हार्बोडाइजेशन यानी शीर्षक में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन की पत्रिका में प्रकाशित हुई। मेंडल की पुनः खोज कब हुई? तो मेंडल की जो पुनः खोज हुई उसके लिए फ्रेंड्स 1900 में 3 वैज्ञानिक स्वतंत्र रूप से मेंडल के नियमों की खोज की। तो मेंडल के नियमों की कौन कौन वैज्ञानिकों ने खोज की? तो हुगो डी व्रीज ने हॉलैंड इवनिंग प्राइमरोज पर कार्य किया। कॉल्स लॉरेंस ने जर्मनी मक्के पर कार्य किया। उन्होंने मेंडल के निष्कर्षों को नियमों का रूप दिया। एरिक बॉन ऑस्ट्रिया पुष्पी पौधों पर कार्य किया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। फिर उसके बाद मटर के पौधों का चयन के कारण अब हम बात करते हैं कि वार्षिक पौधा छोटा जीवन चक्र यानी 3 से 4 माह का होता है, इसलिए उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया। ये बाइसेक्सुअल फूल होते हैं, इनमें आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन और कृत्रिमिक पर परागण इमल्सिकुलेशन संभव होता है। इसमें कंट्रास्टिंग ट्रेट की उपस्थिति होती है, यानी कि स्पष्ट विपर्यासी लक्षण मौजूद होते हैं। अब देखो मटर के 7 विपर्यासी लक्षण यानी 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट है। जैसे पहले क्या होता है, तने की पत्ती की लंबाई हमेशा डोमिनेंस यानी डोमिनेंस में डोमिनेंस और रिसेसिव में
स्मॉल टी होता है, बौना हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि तने की लंबाई डोमिनेंस में लंबा होता है यानी कैपिटल टी, रिसेसिव में बौना होता है यानी स्मॉल टी। बीज का आकार यानी सीड के शेप्स डोमिनेंट में गोलाकार होता है यानी राउंड शेप में होता है, रिसेसिव में रिंकल होता है यानी आर, स्मॉल आर। यही बात करें बीज का पत्र का रंग यानी कोटाइलोडॉन्स कलर, तो डोमिनेंट्स में हमेशा येलो यानी वाई होता है, रिसेसिव में ग्रीन होता है यानी स्मॉल ग्रीन, स्मॉल वाई। पुष्प का रंग यानी फ्लावर कलर, तो यहाँ डोमिनेंट्स में वायलेट वी कलर होता है और रिसेसिव में सफ़ेद स्मॉल वी होता है। फली का आकार पोड शेप यानी कि डोमिनेंट्स में फूली हुई होती है और प्रभावी यानी अप्रभावी रिसेसिव में सिकुड़ी हुई होती है। फली का रंग डोमिनेंट में हरी होती है और रिसेसिव में पीली होती है। उसके बाद हम बात करते हैं पुष्प की पोजीशंस, तो डोमिनेंट्स में एक्सियल होता है और वहीं रिसेसिव में टर्मिनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फ्रेंड्स मेंडल की कुछ शब्दावली यानी के टर्मिनोलॉजी है, बिकॉज ये मेंडल ने दिया था फैक्टर यानी कारक, कह सकते हैं कि फैक्टर जिन्हें आज जीन कहा जाता है। जीन शब्द सबसे पहले जोहानसन द्वारा दिया गया था। जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? जोहानसन द्वारा। और मेंडल ने सबसे पहले जीन को क्या कहा था? फैक्टर कहा था। एलील एक ही जीन के दो विपर्यासी रूप, उदाहरण के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। होमोजाइगस जीन के दोनों एलील समान होते हैं, कह सकते हैं कि कैपिटल डबल टी और स्मॉल डबल टी। बी पर यानी कि हेट्रोजाइगस जीन के दोनों एलील भिन्न होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिनोटाइप शारीरिक बाह्य शारीरिक जो होता है लक्षण, जैसे लंबा या बौना, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप आनुवंशिक संगठन यानी कि कैपिटल टी डबल टी यानी टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड डबल स्मॉल टी, तो ये हम उसके जीनोटाइपिक आनुवंशिक संगठन के आधार पे कहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम वंशागति के नियम यानी कि हम वंशागति के नियम के पहले पॉइंट्स को देखेंगे। प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसकी अवधारणा क्या है? जब शुद्ध विपर्यासी जनकों यानी कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी के बीच संकर कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही व्यक्ति यानी कि एक ही लक्षण व्यक्त होता है। जो लक्षण प्रकट होता है उसे डोमिनेंट और जो छिपा रहता है उसे अप्रभावी यानी रिसेसिव कहते हैं। उदाहरण के लिए कैपिटल डबल टी लंबा और स्मॉल डबल टी बौना। इसमें F1 पीढ़ी में कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी सभी पौधे कैसे थे? लंबे थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दूसरा है पृथक्करण और युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स के बारे में। तो अवधारणा क्या है? F1 हाइब्रिडाइजेशंस कैपिटल टी स्मॉल टी में दोनों एलील एक साथ बिना मिश्रित ब्लीडिंग होते हुए गैमेट्स निर्माण मियोसिस के समय दोनों एलील एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। नोट के लिए इसे यूनिवर्सल लॉ माना जाता है क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं होता है नॉन डिस्ट्रक्शन को छोड़कर, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में गणितीय विश्लेषण, जिसमें जनक कौन होता है? लंबा डबल कैपिटल टी स्मॉल डबल स्मॉल टी, जिसे हम बौना कहते हैं। F1 पीढ़ी में सभी जो पौधे थे वो कैसे थे? वो हेट्रोजाइगस थे यानी हेट्रोजाइगस लंबा था, कैपिटल टी स्मॉल टी। और वहीं F2 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी यानी स्वपरागण हुए। अब फिनोटाइप रेशियो निकालें तो 3:1 यानी 3 लंबे और 1 बौने थे।
जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो 1:2:1, यानी दो ऐसे थे, एक ऐसा था जो डबल कैपिटल टी था, दो ऐसे थे जो कैपिटल टी स्मॉल टी थे, और एक ऐसा था जो केवल और केवल स्मॉल डबल टी था। नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे टीजीटी के लिए, जिसमें अवधारणाएं क्या है, जब दो या अधिक लक्षणों जीनों की वंशागति एक साथ अध्ययन किया जाता है तो एक लक्षण की एलील पृथक्करण दूसरे लक्षण की एलील से पृथक्करण पूरी तरह स्वतंत्र होती है। जैसे डाइहाइब्रिड क्रॉस, जनक कैपिटल डबल आर कैपिटल डबल वाई, गोल और पीला, यानी कैपिटल डबल आर गोल है और येलो जो है कैपिटल पीला है। अभी आपका डोमिनेंट्स में आ गया, अब वहीं इनटू स्मॉल डबल आर और स्मॉल डबल वाई है तो झुर्रीदार यानी डोमिनेंट्स हरा हो गया। F1 पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर यानी कोल पीला प्रभावितता का नियम दर्शाते हैं। F2 पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है 9:3:3:1। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को, जैसे कि 9 ऐसे कौन थे गोल कृमि, यानी कि कह सकते हैं गोल पीला रंग के, यानी कि कैपिटल आर और वाई। 3 ऐसे थे जो गोल और हरा थे, यानी कैपिटल आर डबल वाई, यानी कि एक था डोमिनेंस दूसरा था रिसेसिव। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं झुर्रीदार पीला, जिसमें आपका डबल आर और डबल आर और कैपिटल वाई। एक झुर्रीदार हरा था, यानी डबल स्मॉल आर और स्मॉल डबल वाई। यहाँ जीनोटाइपिक जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, 1:2:1, 2:4, 2:1, 2:1, यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो 9 प्रकार के जीनोटाइप प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें क्रॉस यानी बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस में फ्रेंड्स F1 संतति का संकरण किसी भी जनक प्रभावी या अप्रभावी से कराना F1 इंटू डोमिनेंस और रिसेसिव पेरेंट। टेस्ट क्रॉस F1 संतति का संकरण केवल होमोजाइगस रिसेसिव जनक से कराना F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट, जिसका प्रयोग किसी अज्ञात फिनोटाइप वाले पौधों का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगर हम इसके टेस्ट क्रॉस की बात करें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, इसका रेशियो कितना होता है 1:1, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू डबल स्मॉल टी। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जिसमें आप ये देख सकते हो कि ये कैसा है डोमिनेंस है, इंटू स्मॉल डबल आर स्मॉल डबल वाई, ये कैसा है, ये रिसेसिव फॉर्म में है। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पे 8 ऐसे 1:1 रेशियो है जो आपके ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के रेशियो है ना, 1:1 कर देना, 1:1:1:1, तो ये केवल आपके 8 ही 1 है, तो उसी प्रकार से आप ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके गणितीय सूत्र के बारे में, है ना। मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम्स, यदि संकरण
यदि संकरण में विषम यानी हेट्रोजाइगस पेयर की संरचना इक्वल टू n हो तो F1 द्वारा बनने वाले गैमेट्स की संख्या इक्वल टू 2 होगा। F2 में फिनोटाइप की संख्या इक्वल टू 2 है, F2 में जीनोटाइप की संख्या इक्वल टू 3 है, F2 में जाइगोट संयोजन की संख्या कुल मिला के कितना है 4n है ना, सब में n ही पावर में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंडल के अपवाद यानी नॉन मेंडेलियन जेनेटिक एक्सेप्शंस। इसमें आपको इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस देखने को मिलेगा। इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस क्या होते हैं? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मीन्स F1 में मध्यवर्ती इंटरमीडिएट लक्षण दिखाई देता है। उदाहरण के लिए मिराबिलस जलापा, गुलबसनी, एट्रिहिनम मेजूस, इसको स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं। F2 रेशियो में फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक 1:2:1 होता है। फिर उसके बाद कोडोमिनेंट्स की बात करते हैं। कोडोमिनेंट्स में फ्रेंड्स F1 में 2 एलील समान रूप से व्यक्त होते हैं, जैसे AB रक्त समूह मवेशियों का चितकबरा रंग यानी रोन कलर इज कैटन इन कैटन। F2 रेशियो 1:2:1 होता है। मल्टीपल एलेनिज्म्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि एक जीन के 2 से अधिक रूप होना जनसंख्या स्तर पर देखा जाता है। उदाहरण के लिए मानो एबीओ समूह जीन आई कैपिटल आई 3 एलील्स IA, IB और स्मॉल आई है ना। संभावित जीनोटाइप की संख्या का सूत्र क्या होता है? n का होल n+1/2, जहाँ n एलील की संख्या है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शंस। लिंकेज क्या है? लिंकेज सबसे पहले मॉर्गन ने दिया था। स्वतंत्र अभिवन के नियम का सबसे बड़ा अपवाद, यदि 2 जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं तो वे साथ साथ वंशानुगत होते हैं। एपिस्टैटिसिस, एक जीन का एलील दूसरे जीन के एलील को प्रभावी में दबा देता है, यानी जो उसका जो प्रभाव है उसको दबाना ही एपिस्टैटिसिस कहलाता है। अगर हम डोमिनेंट एपिस्टैटिसिस का रेशियो देखें तो 12:3:1 होता है। रिसेसिव एपिस्टैटिसिस सप्लीमेंट्री जीन का रेशियो देखें तो 9:3:4 होता है। वहीं हम डिप्लीकेशन रिसेसिव जीन्स कम्प्लीमेंट्री जीन का देखें तो 9:7 होता है। डुप्लीकेट डोमिनेंस जीन 50:1 होता है। तो इस मोस्ट इम्पॉर्टेंस ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स पोलिएट्री यानी प्लियोट्रॉपी। एक ही जीन अनेक शारीरिक फिनोटाइपिक लक्षण को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए फेनिलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया। बहुजीनी यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एक जीनोटाइप को कई जीन मिलकर नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए मानव त्वचा को रंग यानी डेवेनपोर्ट मानव की लंबाई। अब हम बात करते हैं डिविशंस ऑफ मेंडेलियन रेशियो यानी गैर मेंडेलियन वंशागत। मेंडल के नियमों के अनुसार F2 पीढ़ी का एक संकरण फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1 होता है द्विसंकर फिनोटाइप अनुपात में, जैसे 9:3:1 होता है। हालांकि जीन इंटरेक्शंस के कारण इन अनुपातों में परिवर्तन आता है। इन्हें हम डेविएशन यानी विचलन कहा जाता है। ये विचलन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंट्राएलिक यानी इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, एक ही जीन के 2 एलील्स के बीच अन्योन्य क्रियाएं यानी कि जीन इंटरेक्शन। इंटर एलेलिक या इंट्राजेनिक इंट्रैक्शंस, 2 या 2 से अधिक अलग अलग जीनों के बीच इंट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या रोल होता है? जब 2 विपरीत लक्षणों को जनकों में संकरण में
F1 पीढ़ी में कोई भी एलील पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता, बल्कि एक मध्यवर्ती लक्षण इंटरमीडिएट पॉलीफिनोटाइप्स प्रकट होता है, जैसे इसकी खोज कॉल्स कॉरेंस ने 1903 में की थी। प्रमुख उदाहरण क्या है? मिराबिला जलापा 4 o'clock प्लांट तथा एंट्रीहम मेजुस स्नैपड्रैगन यानी डॉग फ्लावर पुष्प का रंग, एंडेलुसियन फ्लो यानी कि मुर्गियों में पंख का रंग, सफ़ेद और काले रंग के संकरण से नीला रंग मिलाना। फिर उसके बाद क्रॉस रेशियो में अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बात करते हैं जनक यानी लाल पुष्प कैपिटल डबल आर और सफ़ेद पुष्प स्मॉल डबल आर। यहाँ पे एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंस है, एक रिसेसिव है, यानी कैपिटल डबल आर है तो डोमिनेंस है, स्मॉल डबल आर है तो रिसेसिव है। F1 पीढ़ी में कैपिटल आर और स्मॉल आर गुलाबी पुष्प मिलते हैं, यानी जब लाल और सफ़ेद पुष्प मिले तो वो किस कलर के हो गए? गुलाबी कलर के हो गए। F2 पीढ़ी आर स्मॉल आर इंटू आर स्मॉल आर। फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होता है, यानी कि एक लाल, 2 गुलाबी और एक सफ़ेद। जीनोटाइप रेशियो में 1:2:1 होता है, इसमें एक डबल आर, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर और एक स्मॉल डबल आर। विशेष बिंदुओं की बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो का समान है 1:2:1 होता है। कोडोमिनेंस, नेक्स्ट पॉइंट कोडोमिनेंस में क्या होता है? इसमें अगर हम देखें तो जब हेट्रोजाइगस F1 अवस्था में दोनों एलील सामान्य रूप से एक साथ व्यक्त यानी एक्सप्रेस होते हैं, तो कोई भी एलील दूसरे पर प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता और ना ही मध्यवर्ती लक्षण बनाता है। प्रमुख उदाहरण मानव का रक्त यानी एबीओ रक्त समूह एलील कैपिटल ए तथा कैपिटल IA और कैपिटल IB एक साथ अभिव्यक्त होते हैं। मानव में यमन रक्त समूह एलील LM और LN। कैटल यानी मवेशियों में चितकबरा रंग लाल और सफ़ेद, इसका जब संकरण होता है तो CR और CW हो जाता है। इसका रेशियो क्या होता है? F2 फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, F2 जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। यहाँ पे क्या होता है कि अपूर्ण प्रभाविता बनाम सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में दोनों लक्षणों का मिश्रण होकर नया मध्यवर्ती लक्षण बनाता है, जैसे लाल प्लस सफ़ेद = गुलाबी यानी गुलाबी बनता है। जबकि प्रभाविता में दोनों लक्षण अलग अलग पशु परंतु स्पष्ट रूप से साथ में दिखते हैं, लाल और सफ़ेद धब्बे। अब हम बात करते हैं मल्टीपल एलील्स के बारे में। तो ये मल्टीपल एलील्स क्या होता है? ये आपके NCERT के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपके मल्टीपल एलील्स के बारे में बात करते हैं। अवधारणा क्या है? सामान्यतः एक जीन के 2 रूप एलील्स होते हैं, परंतु जब आबादी यानी पॉपुलेशन एक ही लक्षण या जीन को नियंत्रित करने के लिए 2 अधिक एलील्स पाए जाते हैं तो मल्टीपल एलीलिज्म्स कहते हैं। विशेष रूप से मल्टीपल एलील्स का अध्ययन केवल जनसंख्या यानी पॉपुलेशन लेवल में किया जाता है। एक डायप्लॉइड इंडिविजुअल अधिकतम केवल 2 एलील्स ही उपस्थित हो सकते हैं। ये सभी एलील्स गुणसूत्र पर एक ही स्थान यानी सेम लोकस पर स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो मानव में एबीओ समूह का 3 एलील द्वारा नियंत्रित यानी IA, IB, स्मॉल आई। खरगोश में त्वचा का रंग यानी कि हम कह सकते हैं कि जो खरगोश होता है उसका जो त्वचा होता है, खरगोश का त्वचा यानी कि 4 एलील द्वारा नियंत्रित CHC यानी एगाउटी, चिंचिला, हिमालयन एल्बिनो। ड्रोसोफिला में आंखों का रंग 15 से अधिक एलील्स होते हैं। संभावित जीनोटाइप की गणना का सूत्र यह होता है कि यदि एलील्स की जनसंख्या = n है तो संभावित जीनोटाइप की संख्या कितनी होगी?
टोटल जीनोटाइप n का होल n+1/2, जहाँ मानव में ABO ब्लड ग्रुप में n=3 होता है। नेक्स्ट 3 में 3+1/2 =6, यानी 4:A और ABO 4 प्रकार के इसमें ब्लड ग्रुप होते हैं। अगर हम बात करें पोलाइडी यानी प्लियोट्रॉपी बहुप्रभाविता, इसकी बात करें तो इसकी जो अवधारणाएं होती हैं, एक ही जीन जीव के अनेक प्लियोट्रॉफी यानी बहुफिनोटाइपिक लक्षणों को एक साथ प्रभावित या नियंत्रित करता है, तो उस गुण को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ऐसा जीन है जो जीवों के अनेक लक्षणों को एक साथ प्रभावित या नियंत्रित कर रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? प्लियोट्रॉपिक कहेंगे ना। फिर उसके बाद इसकी जो क्रियाविधि होती है, इसकी क्रियाविधि क्या है? एक जीन एक ऐसा प्राथमिक एंजाइम या प्रोटीन बनाता है जो कई उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म पथों को प्रभावित करता है। इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण क्या है हमारा? उदाहरण ये है फेनिलकीटोन्यूरिया PKU, मानव में होने वाला एक रोग है। यह रोग फेनिलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कोडिंग करने वाले जीन में म्यूटेशन में होता है। इससे कई फिनोटाइप प्रभावित होते हैं, जैसे मानसिक मंदता यानी मानव में मेंटल रिटार्गेशंस हो जाते हैं। त्वचा का कम रंजकीकरण यानी पिगमेंटेशन डिफेक्ट हो जाता है। बालों का झड़ना, हल्का होना, ये सारे रोग हमारे जेनेटिक्स से होते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो सिकल सेल एनीमिया बीटा ग्लोबिन यानी कि श्रृंखला का जीन है। यह न केवल RBC में आकार को हंसिए जैसा सिकल बनाता है, बल्कि रक्त प्रवाह यानी कि तिल्ली, स्प्लीन क्षति और मलेरिया प्रतिरोधकता को भी प्रभावित करता है। अगर हम बात करें मटर में एक जीन है, जैसे जीन है बीज के आकार में रिब और स्टार्च संश्लेषण की मात्रा को एक साथ नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है लेथल जीन्स क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर हम इसकी अवधारणाओं की बात करें तो ये जो अपने प्रभाव के कारण जीव की मृत्यु यानी लेथेलिटी का कारण बनते हैं, आमतौर पर भ्रूणीय अवस्था या जन्म से पहले। अगर हम इसकी खोजकर्ता की बात करें तो ल्यूसियन कुएनॉट 1905 में लुइसियन कुएनॉट ने लेथल जीन्स में खोजा था, यानी कि चूहे में त्वचा के रंग की वंशागति में इसकी खोज की गई थी। इसके यानी कि लेथल जीन्स के क्या प्रकार होते हैं? तो वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिसेसिव लेथेलिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम रिसेसिव लेथेलिटी की बात करें तो जीन केवल होमोजाइगस अवस्था में घातक होता है ना। पहले अगर हम देखें तो होमोजाइगस अवस्था में ही जीन सबसे घातक होता है। डोमिनेंट लेथेलिटी में यानी प्रभावी घातकता की बात करें तो जीन हेट्रोजाइगस अवस्था में भी घातक होता है। उदाहरण के लिए हंटिंगटन कोरिया यानी वश्यकता में मृत्यु, इसमें एडल्ट में क्या होता है? मृत्यु होने लगती है, तो इसे हम कह सकते हैं लेथेलिटी। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो चूहे में पीले रंग की वंशागति, येलो कोट कलर इन माइस। यहाँ पे कैपिटल Y पीला है, एलील स्मॉल y गैर पीला पर, यानी कि ये क्या है? प्रभावी है। जब 2 पीले चूहे यानी चूहों को कैपिटल Y स्मॉल y इंटू कैपिटल Y स्मॉल y से क्रॉस कराया जाता है तो हेमोजाइगस पीला यानी कि दोनों समान रूप से कैपिटल Y भ्रूण अवस्था में ही मर जाते हैं। परिणाम क्या होता है? F2 फिनोटाइप अनुपात में 2:1 यानी 2 ऐसे होते हैं पीले, 1 गैर पीला, 3
रेशियो 1 के स्थान पर और 2 रेशियो 1 से मिलना घातक जीन मुख्य संकेत होता है। अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो वो होमोजाइगस HbS और HbS व्यक्ति की बचपन में ही मृत्यु हो जाती है। पौधों में एट्रीहिनम मेजूस में एरिया पीले पत्ते किस्म में G पौधे क्लोरोफिल न बनने के कारण मर जाते हैं। अगर यहाँ हम बात करें तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्वांटिटिव इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो जो बहुजनी वंशानुगति है उसकी अवधारणा क्या होती है कि जब कोई एक लक्षण 2 से अधिक जीनों के संयुक्त प्रभाव को नियंत्रित होता है और उसमें पर्यावरणीय कारकों का भी प्रभाव होता है। बात समझ में आई? तो इसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें 2 मुख्य पार्ट हैं क्योंकि इसका जो पार्ट है वो है पॉलीजेनेटिक। इसमें कह रहा है कि जब कोई एक लक्षण 2 या 2 से अधिक जीनों के संयुक्त प्रभाव से नियंत्रित होता है तो उसमें पर्यावरणीय कारकों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि वो वंशानुगति ही नहीं बल्कि पर्यावरणीय गतिविधियों को भी वो प्रभावित करेगा। इसकी विशेषता क्या होती है? क्वांटिटिव इनहेरिटेंस जो लक्षणों में निरंतर यानी कंटिन्यूअस वेरिएशंस उत्पन्न करती है। प्रत्येक प्रभावी एलील का प्रभाव योगात्मक यानी एडिटिव इफेक्ट होता है। इसके खोजकर्ता कौन है? इस यानी फाइलोजेनेटिक्स इनहेरिटेंस की खोजकर्ता जोसेफ कॉल ब्यूटलर ने 1760 तथा नील्सन ए हले ने 1908 में खोजा था। प्रमुख उदाहरण क्या होता है? तो पॉलीजेनेटिक्स में आप देखोगे कि गेहूं के दानों का रंग यानी कर्नेल कलर इन वेट नील्सन इहल द्वारा जीन 2 जोड़ों कैपिटल ए और कैपिटल बी का अध्ययन किया। इसमें F2 रेशियो में 1:4:6:4:1 होता है। अगर वहीं हम बात करें ह्यूमन स्किन कलर में, फाइलोजेनेटिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे CV डेवनपोर्ट ने 1930 द्वारा यानी कि 1913 में अध्ययन किया। 3 प्रमुख जीनों का ABC द्वारा नियंत्रित होता है। जीनोटाइप कैपिटल A, कैपिटल BB, कैपिटल C अत्यधिक काला यानी वेरी डार्क नेग्रो टाइप्स के होते हैं। जीनोटाइप्स अगर स्मॉल ABC अत्यधिक गोरा यानी वेरी लाइट अल्बिनो टाइप्स के इंसान होते हैं, कह सकते हैं। जीनोटाइप कैपिटल A है, स्मॉल a है, कैपिटल B है, स्मॉल b है, कैपिटल C है, स्मॉल c है, तो ये मध्यवर्ती रंग के होते हैं, मुलैटो कलर के। जैसे आपने 3 कलर के लोग यानी मनुष्य में आपने 3 लोगों को देखा होगा। एक तो व्यक्ति बहुत काला हो जाता है, दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा गोरा हो जाता है, ठीक है, उसको हम स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c कहते हैं। और जो सबसे काला होता है वो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C होता है। और जीनोटाइप्स अगर हम मध्यवर्ती यानी मुलैटो टाइप्स के कहेंगे तो मनुष्य तीसरे अवस्था में वो व्यक्ति आता है जो ना तो काला होता है और ना ही गोरा होता है, हम कह सकते हैं। इसका जो रेशियो होता है अगर हम देखें तो 1:6:15:20:15:6:1 यानी घंटी के आकार का यानी वक्र बनता है। इसको हम वेल शेप्ड कर्व भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मानव की लंबाई या उसकी IQ लेवल की बात की जा रही है तो F2 चरम में जनिकीय फिनोटाइप एक्सट्रीम फिनोटाइप्स की आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? फ्रीक्वेंसी = 1/4 का होल n। जहां n = नियंत्रित करने वाले जीनों के जोड़ों की संख्या है ना। तो ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट।
तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं लिंकेज के बारे में, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सहलंगता। इसकी परिभाषा क्या होती है? जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं तो वे अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के द्वारा पृथक होने के बजाय एक साथ ही अगली पीढ़ी में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस घटना को लिंकेज संलग्नता कहते हैं। इसकी खोजकर्ता सर्वप्रथम वैटसन और पुनेट ने 1906 में लेथरस ऑड्रेटस मीठी मटर में इसे कॉपलिंग एंड रिपल्सन फेज कहा जाता है। इस लिंकेज थियरी किसने दिया था? तो टी.एच. मॉर्गन 1910 द्वारा ड्रोसोफिला मैगलेनोगास्टर फल मक्खी पर दिया था इन्होंने सिद्धांत। अब अवलोकन किसने किया था? वैटसन और पुनेट ने किया था। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़। हम ये नहीं कह सकते कि जो आपके लिंकेज हैं उसकी खोज किसने किया था, तो ये हम नहीं कह सकते कि पुनेट ने मॉर्गन ने किया था। तो हम वहाँ पे वैटसन और पुनेट कहेंगे जो खोज करता है। हम सिद्धांत यानी संलग्नता का जो सिद्धांत दिया था वो आपके टी.एच. मॉर्गन ने दिया था 1910 में ड्रोसोफिला के पर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज के बारे में। तो यहाँ पे पुनर्योजन की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर यानी कंप्लीट लिंकेज, जब गुणसूत्र पर जीन इतने पास होते हैं कि उनके बीच क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल नहीं होता तो उसमें F2 पीढ़ी में 100% केवल जनिकीय फिनोटाइपिक यानी पैरेंटल टाइप्स ही प्राप्त होते हैं, कोई भी यानी कि रिकॉम्बिनेंट नहीं बनते, जैसे कि नर ड्रोसोफिला और मादा यानी कि फीमेल सिल्कवॉर्म। अब बात करते हैं हम अपूर्ण संलग्नता यानी इनकम्प्लीट लिंकेज, जब एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों के बीच की दूरी अधिक होती है तो क्रॉसिंग ओवर के कारण जनिकीय संयोजन के साथ साथ कुछ नए संयोजन यानी रिकॉम्बिनेंट टाइप्स से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए मादा ड्रोसोफिला मक्का यानी माइज अधिकांश पादप एवं जंतु। दूसरा पॉइंट है गुणसूत्रों के आधार पर। गुणसूत्र के आधार पे अगर हम देखें तो ऑटोसोमल होता है, ऑटोसोमल लिंकेज, ऑटोसोम्स पर स्थित जीनों की संलग्नता ऑटोसोमल कहलाती है। और सेक्स लिंकेज जो लिंक्ड लिंकेज होती है, लिंग संलग्नता लिंग गुणसूत्रों यानी एक्स या वाई पर स्थित जीनों की संलग्नता। उदाहरण के लिए हीमोफीलिया और वर्धनता। लिंकेज ग्रुप की बात करें तो एक ही ग्रुप पर स्थित सभी संलग्न जीनों का समूह लिंकेज ग्रुप कहलाता है। किसी जीव में संलग्नता समूहों की संख्या उसके गुणित गुणसूत्रों की संख्या n के बराबर होती है। जैसे मानव n = 23 यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि मानव में कुल गुणसूत्र 23 गुणसूत्र लिंकेज ग्रुप में होते हैं। ड्रोसोफिला में n = 4, मटर में पाइसम सेटिवम में n = 7 और मक्का में जीमेज में n = 10 होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की बात करें जिसे हम जीन विनिमय कहते हैं, ये हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, तो आप उसमें सिलेबस को देखते हुए भी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही है। तो इसकी जो परिभाषा होती है समजात गुणसूत्र यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच आनुवंशिक सामग्री डीएनए खंडों के आदान प्रदान को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आनुवंशिक रिकॉम्बिनेंट उत्पन्न होता है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो मॉर्गन और कैटल्स ने 1912 में किया था। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में निम्न चरणों में पूर्वता होती है। पहला होता है सिनेप्सिस जाइगोनेट समजात गुणसूत्र आपस में जोड़ियां बनाते हैं, यह प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं और इनके बीच सिनेप्टोसोमल कॉम्प्लेक्स नामक प्रोटीन ढांचा बनता है। उसके बाद टेट्रा फॉर्मेशन पेकाइटिना, इसमें क्या होता है पेकाइटिन भी कह सकते हैं, पेकाइटिन ही है। तो इसमें पेकाइटिन प्रत्येक समजात गुणसूत्र युग्म में 4 क्रोमेटिड्स टेट्राड्स स्पष्ट दिखने लगते हैं। क्रॉसिंग ओवर्स की बात करें तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कियाज्माटा पेकाइटिन डाइप्लोटीन
पिकैटिन क्या होती है? पिकैटिन अवस्था में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे को काटती है, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को तोड़ती है और लाइगेज एंजाइम पुनः जोड़ता है। ये आपका जीएससी में पूछा गया था, है ना। उसके बाद डिप्लोटीन अवस्था में यहाँ क्रॉसिंग ओवर वह एक्स आकार की संरचना बनती है जिसे कियाज्माटा कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं हम टर्मिनलिज्म्स के बारे में। तो यहाँ पे हम डाइकेनेसिस, क्रियाज्माटा या क्रोमेटिड्स के सिरों किनारों की ओर खिसकना टर्मिनलाइजेशंस कहते हैं। जीन मैपिंग एवं क्रॉसिंग मैपिंग। तो यहाँ पे अवधारणा क्या है? गुणसूत्र पर जीनों के रेखीय यानी लीनियर ऑर्डर और उनके बीच की सापेक्ष दूरी यानी रिलेटिव डिस्टेंस को दर्शाने वाला आरेख यानी क्रोमोसोम मैप जीन मैप कहलाता है। जीन मैप की खोज सबसे पहले किसने की थी? ये क्वेश्चन आता है। अल्फ्रेड स्टर्नवेंट ने 1913 में मॉर्गन के छात्र थे, उन्होंने ड्रोसोफिला पर कार्य करते हुए जीन मैपिंग की खोज की। बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो जीन के बीच क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी उनके बीच की दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आरएफ प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन जीन्स और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी परसेंटेज इज इक्वल टू -(100). तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर हम यूनिट के डिस्टेंस देखें तो जीन मानचित्र दूरी को यूनिट यानी मैप यूनिट एमयू या सेंटीमॉर्गन में मापा जाता है। वन रिकॉम्बिनेंट यानी कि वन रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट और 1 सेंटीमॉर्गन। जीन मैपिंग के महत्वपूर्ण नियम और उदाहरण की बात करें तो यदि दो जीनों के बीच रिकॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी 10% है तो उसके बीच की दूरी 10 सेंटीमॉर्गन या 10 मैप यूनिट होगा। दो जीन के बीच अधिकतम मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी केवल 50% हो सकती है, चाहे जीन कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो। न्यूमेरिकल हल करने का तरीका क्या होता है कि यदि 3 जीन ए, बी और सी के बीच रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी में है तो ए और बी 10%, बी और सी 15%, ए और सी 5%। इसमें क्या होता है कि ए वाले में, ए और बी में सबसे दूरी स्थित जीन को ए और सी के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, ए और बी से 10 सेंटीमीटर और 5 यानी सी से 5 सेंटीमीटर यानी 10 + 5 - 50। जीनों का सही क्रम बी से ए होता है, ए से सी होता है। ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्रॉसिंग ओवर की प्रभाविता के कारकों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे लिंकेज है और एक होता है आपका लिंकेज का प्रभाव, दूसरा होता है क्रॉसिंग ओवर का प्रभाव। यहाँ पे फैक्टर है जीनों के बीच की दूरी लिंकेज में दूरी बढ़ने पर घटती है, क्रॉसिंग ओवर पर दूरी बढ़ने पर बढ़ती है। टेम्परेचर की बात करें तो लिंकेज में घटती है, क्रॉसिंग ओवर में बढ़ती है। आयु की बात करें तो लिंकेज में बढ़ती है, क्रॉसिंग ओवर में घटती है। एक्सरे म्यूटेशंस की बात करें तो ये आपके लिंकेज में घटती है, क्रॉसिंग ओवर में बढ़ती है।